हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो हमने स्टार्ट कर रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो हमने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हर लेक्चर में बताती हूँ मैं, अब तक याद हो जाना चाहिए तुम्हें। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट है उसको हमने क्या कहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो गैमेट को फ्यूज करवाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना कि गैमेट बनते कैसे हैं। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, है ना, जैसे अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, इट इज मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm. The male gamete sperm is called spermatogenesis, ठीक है। ऐसे ही फीमेल गैमेट ओवम के बनने की प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनका फ्यूजन कैसे होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद की स्टेजेस को हम फिर पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले मैंने क्या बताया? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर पढ़ेंगे हम कैसे गैमेट बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? इन इट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको बोला जाता है टेस्टिस, है ना। हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जहाँ पे गैमेट बनता है, जहाँ पे स्पर्म बनेगा, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम चाहिए होता है, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो हैं वो पेट के अंदर प्रेजेंट ना होके, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट ना होके, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो हमने उस दिन पढ़ा था, रिवाइज करो, कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, है ना। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? अराउंड 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उन कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जो नंबर में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मतलब उनका नंबर 1 या 3 तक वेरी करेगा, ठीक है। 1, 2, 3 इतनी ही हो सकती हैं, ठीक है। तो इन कॉइल्ड ट्यूब्स को हमने क्या बोला था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये वो साइट है जहाँ पे मेल में स्पर्म बनता है। ये वो साइट है जहाँ पे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो हमने पढ़ा था जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल होती है बेटा जो स्पर्म को नरिशमेंट देती है, इन सेल्स को क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो स्पर्म को क्या करेंगी? नरिशमेंट देंगी, ठीक है। और जिनसे स्पर्म बनेगा उन सेल्स को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। दीज आर जर्म सेल, दीज आर जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? मेल में गैमेट बनने की जो प्रोसेस है, मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल्स हैं जिससे स्पर्म बनेगा?
स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल। इनको नरिशमेंट देने के लिए कौन सी सेल होती है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, यहां तक वी आर डन। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोगोनिया से कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्म बनता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में इस टॉपिक में। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। स्पर्मेटोगोनिया, मान लो ये सेल है बेटा स्पर्मेटोगोनिया, है ना। अब क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगी। पहले तो देखो एक स्पर्म से तो काम चलेगा नहीं ना, बहुत सारे स्पर्म्स चाहिए, उनमें से कोई एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। अब इतने सारे स्पर्म्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ऐसे स्पर्म हैं जो अपना पहले ही मतलब फर्टिलाइजेशन उस फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, समझे। अब स्पर्म तो इतने सारे बनते हैं, बट उनमें से बहुत सारे स्पर्म जो हैं शुरुआत में ही ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि ओवम एक ही काफ़ी होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड करेंगी, है ना, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी ये। ठीक है, मान लो ये बहुत सारी बन गई है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। हमें पता है हमारी बॉडी की हर सेल में, हमारी बॉडी की हर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है ना, पेयर में है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। सो दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। ठीक, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। हम ये कहते हैं कि जो गैमेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन होता है। आधे गैमेट फादर से आते हैं, आधे गैमेट मदर से आते हैं। तो अभी हमें करना क्या है? इन सेल को हाफ करना है, इन सेल के क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, नॉट सेल, इन सेल्स में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम है उसको हाफ करना है ना, क्योंकि तभी तो हाफ क्रोमोसोम फादर से आ पाएंगे और हाफ क्रोमोसोम ही मदर से आ पाएंगे। ठीक है, जिनको ये टर्म्स क्लियर नहीं है, क्रोमोसोम क्या है, गैमेट क्या है, वो पहला लेक्चर देखें। ठीक है, क्योंकि पहले लेक्चर में हम बड़ा क्लियरली जान चुके हैं कि जो माँ बाप के करैक्टर हैं, जितने भी करैक्टर हैं वो सब बंधे हुए हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ लिखी है? जीन की फॉर्म में लिखी है। और वो जीन किसके ऊपर पैक है? हमारे डीएनए के ऊपर। और डीएनए किस में पैक है? हमारे क्रोमोसोम में पैक है। ठीक है, तो फादर और मदर क्या भेज रहे हैं? अपने अपने क्रोमोसोम भेज रहे हैं बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने माँ बाप जैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अपने माँ बाप जैसा है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, तो वो देखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि हमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाना है, तो पहले तो इनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया? सिर्फ अपना नंबर बढ़ाया, खूब सारी हमारे पास ये सेल्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हमने क्रोमोसोम को हाफ नहीं किया है, तो कौन सा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है? उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है बेटा, नंबर बढ़ाया है सिंपली हमने, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रखा है। अभी क्रोमोसोम को हाफ करने की बारी आएगी। ठीक है, अभी क्रोमोसोम को हाफ करेंगे हम लोग, अभी इसका नंबर तो बढ़ा लें। तो मान लीजिए हमने नंबर बढ़ा लिया इसका, किससे? माइटोसिस से। अभी क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, 46 ही है, अभी भी ये डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, आगे सुनिए। अब इसकी कोई एक सेल उठा लेते हैं ना, ये जो सेल बनी है ना, अब इनका नाम स्पर्मेटोगोनिया नहीं रहा है, अब इनका नाम चेंज होके क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इससे, इसके डिवीजन से जो सेल से डिफरेंशिएट हुई हैं, जो सेल्स बनी हैं, अब हमने उसको क्या नाम दे दिया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर अभी उनके अंदर उतना ही है, 46 ही है। ठीक है, उसके बाद आगे सुनिए। अब बारी है इनके क्रोमोसोम को हाफ करने की, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने की। ठीक है,
तो अब इनमें कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा? जब जब हमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना हो तो कौन सा डिवीजन करवाते हैं हम? मियोसिस करवाते हैं ना। तो अब हम इसके अंदर कौन सा डिवीजन करवाएंगे? मियोसिस करवाएंगे। कोई भी एक सेल ले लो, कोई भी एक सेल ले लो इनमें से, ठीक है, सब में सेम प्रोसेस चलेगी। मान लो मैंने ये सेल लिया है, ठीक है, ये जो भी सेल है A B C D कोई भी सेल है, मानो मैंने ये B वाली सेल ली है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या करवाएंगे? मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो बेटा मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस के ऐसे कोई नखरे नहीं है, माइटोसिस अपना एक ही फेज में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। माइटोसिस में मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3 ऐसा नहीं है, लेकिन मियोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो दोनों में से, ध्यान से सुनना, दोनों में से जो मियोसिस 1 होती है उसमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सेल है ये डिवाइड कर गई और डिवाइड करने के बाद इसने एक से दो सेल बना लिए। तो मैंने बताया मियोसिस 1 में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो अब इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? 23, ठीक है। अब इनका नाम चेंज हो गया। अब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, अब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। लेकिन अभी तो ये देखो ना, अभी तो मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ है। मैंने क्या कहा है? मियोसिस 2 भी होता है, दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो वो भी हमें करवाना पड़ेगा, करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस 2 माइटोसिस के सिमिलर होती है बेटा, उसमें क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हाफ, देखो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ तो कब होता है? मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में, ठीक है। जबकि जो मियोसिस 2 होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो अब इसके अंदर करवा दो मियोसिस 2, ठीक है। तो एक सेल ने डिवाइड करके कितनी सेल बनानी है? 2 बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 सेल है, कितनी बन जाएंगी टोटल? 4। तो ये 4 सेल बन जाएंगी यहाँ पे मियोसिस 2 से। मियोसिस 2, ठीक है। क्या बताया? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, कभी तुमको 23 के भी हाफ कर दे क्या? नहीं, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स बनेंगी सबके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब फिर इसकी इन सेल्स का नाम चेंज कर दो, अब इन सेल्स का नाम होगा स्पर्मेटिड। नाउ these cells are known as spermatids, ठीक है। अभी इसने स्पर्म बनाया नहीं है, अभी ये जो सेल है ना इसमें कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी ये जो स्पर्मेटिड है आगे जाके इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे बेटा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और आगे जाके फाइनली इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। कोई डिवीजन नहीं होगा, स्पर्मेटिड से आगे कोई डिवीजन नहीं चलेगा। अब स्पर्मेटिड के जो स्ट्रक्चर है ना बेटा उसमें चेंज आ जाएगा और वो स्पर्म बना लेगी यहाँ पे, ठीक है। पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए हमने क्या पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि जो मेल के अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल हैं, कौन सी? सेमनीफरस ट्यूब्यूल, सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जर्म सेल है, कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। ये जर्म सेल जो हैं ये डिवाइड होंगी, ये डिफरेंशिएट होंगी और डिवाइड और डिफरेंशिएट होने के बाद बहुत सारी सेल्स बना लेंगी जिनको स्पर्म बनाना है। अब इन सेल्स का नाम चेंज कर दिया है हमने और क्या रख दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा इनकी प्लॉइडी याद रखिएगा, कौन सी सेल में 46 क्रोमोसोम है, कौन सी सेल में 23 क्रोमोसोम है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड होंगी पहले, तो इनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा अभी के लिए है, बस इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया। तो क्या होगा? इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले होगा मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो उस एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2,
ठीक है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर अब हाफ हो चुका है, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये दोनों सेल्स अपना अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेंगी, ठीक है। मियोसिस 2 से फिर इनसे सेल्स बनेगी, फर्दर 2 सेल बनेगी, और इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितनी स्पर्मेटिड बन जाएंगी, 4, जिनमें हाफ हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ से क्या समझे, हम यहाँ से ये समझे कि मियोसिस में, ध्यान से सुनिएगा, मियोसिस में एक सेल से लास्ट में कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। एक सेल से लास्ट में कितनी सेल्स बनती हैं बेटा, 4 बनती है, जबकि माइटोसिस में एक सेल से 2 ही डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। अरे याद करो ना, मैंने जब तुम्हें उसमें पढ़ाया था, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें भी तो यही था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितनी माइक्रोस्पोर बनी थी, 4 माइक्रोस्पोर बनी थी। एक मेगास्पोर मदर सेल से कितनी मेगास्पोर बनी थी, 4 मेगास्पोर बनी थी, जिनमें 3 खत्म हो गई थी और 1 फंक्शनल थी, ठीक है। तो उनमें भी तो मियोसिस हुआ था, यहाँ भी मियोसिस हुआ है। तो इन स्पर्मेटोगोनिया में जो डिविजन्स हो गए हैं, उनसे फाइनली क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ठीक है। मियोसिस होगा, और मियोसिस में ये देखो ना, एक सेल, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है 4 स्पर्म बना रही है। तो ऐसी कितनी सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगी, कितनी सारी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके इन्होंने ये बनाई होंगी, है ना। और एक से देखो 4 बन रही हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्पर्म काउंट नंबर कितना ज़्यादा होगा। मिलियंस में होता है बेटा एक इजैक्यूलेशन में, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या बताया है कि स्पर्मेटिड से एट लास्ट क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इस स्टेप को जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनता है, इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और किसके अंदर चल रही है प्रोसेस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और मेल में स्पर्म किस एज पे बनना स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज पे बनना स्टार्ट होता है। और ऐसा नहीं है बेटा स्पर्म 1 या 2 दिन में बन जाता है, स्पर्म को बनने के लिए टाइम लगता है, अराउंड 60 से 70 दिन लग जाता है स्पर्म को बनने के लिए, ठीक है। अभी भी जैसे ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है, तो शुरुआत में इमेच्योर होते हैं, मैच्योर होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है इनको, ठीक है। हमने पढ़ा ना, जो एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो पार्ट है जहाँ पे स्पर्म का मैच्योरेशन और टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। देखिए एक टिपिकल स्पर्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनना। First of all, this sperm is enveloped by a plasma membrane, of course, सेल ही तो है ये भी, ठीक है। तो इसके बाहर पूरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। This is the plasma membrane of sperm, ठीक है। ये स्पर्म का हेड है, ठीक है। और इस हेड वाले पोर्शन में क्या आता है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है ना बेटा, है ना, जो इतनी मेहनत की है, ये क्रोमोसोम बनाया है, हाफ किया है क्रोमोसोम का नंबर, तो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। ये जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हेड के ऊपर, जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम।
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, देखो क्या होता है, अब जो स्पर्म होता है ना, उसको पेनिट्रेट करना होता है एग की मेम्ब्रेन को। जैसे ये ओवम है मान लो, ठीक है, अब एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हुए इसको एंटर करना है, अपने जो मुंडी है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर घुसाना है। तो उस एग मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की नीड पड़ती है, तो वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम के अंदर। ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम रिलीजेस सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, मतलब वाटर की हेल्प से जब कोई चीज़ किसी को ब्रेक करती है ना, कोई एंजाइम किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है तो उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है। तो एक्रोसोम से कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है एक्रोसोम का। उसके बाद ये छोटी सी नेक होती है, गर्दन होती है इसकी छोटी सी नेक, और इसमें जो दो छोटे छोटे डॉट बना रखे हैं इनको सेंट्रोल्स बोला जाता है बेटा। दीज आर कॉल्ड सेंट्रोल्स। ठीक है, एक तो बिल्कुल इसके हेड के पास होता है प्रॉक्सिमल वाला, एक से थोड़ा सा दूर होता है जिसको डिस्टल सेंट्रोल बोलते हैं। तो उसमें से एक सेंट्रोल क्या करता है, एक फिलामेंट बनाता है बेटा इसके सपोर्ट के लिए। दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एक्सिल फिलामेंट। एक्सिल फिलामेंट कौन बनाता है, सेंट्रोल बनाता है। ये बीच में से ऐसे ये इसको पेनिट्रेट करता हुआ जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सिल फिलामेंट है। इसके सपोर्ट के लिए होता है जो ये स्पर्म होता है। ठीक है, जैसे हमारा सपोर्ट किस पे, हमारी हड्डियों पे ना, हमारी बोन पे, हमारे स्केलेटन पे है, ऐसे ही ये इसका सपोर्ट सिस्टम होता है जो एक्सिल फिलामेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे टेल से बाहर भी निकला होता है इसका कुछ पार्ट, जिसको एंड पीस बोल देते हैं हम, एंड पीस, समझे। और ये जो इसका बीच वाला पूरा पोर्शन है, ये जो मिडल पोर्शन है, इस मिडल पोर्शन को मिडल पीस बोला जाता है। दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड मिडल पीस। ठीक है, और इस मिडल पीस में ये देख रहे हो, ये स्पायरली अरेंज्ड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से, इसे स्पायरली, ये स्ट्रक्चर होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्पर्म में जो एनर्जी होती है ना, जो उसकी मोटिलिटी होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो किसकी वजह से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से आता है। ठीक है, तो नरिशमेंट के लिए तुम्हें पता है ये सीमेन में क्या होती है, शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है ना, उसके साथ साथ इसके पास खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तुम्हें तो पता ही है फ्रक्टोज, कोई भी बॉडी के अंदर शुगर है, चाहे वो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, उनको ब्रेक करने के लिए, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तो नीड पड़ती है ना। बॉडी में भले ही कितनी ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कितनी भी शुगर हो, बट उसको ब्रेक करने के लिए जितनी भी रिएक्शंस चलेंगी वो किसके अंदर चलेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इकलौती एनर्जी का सोर्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। उसके बाद दिस स्ट्रक्चर, दिस फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इज टेल। दिस इज टेल, ठीक है, जिसको मोटिलिटी में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी ना। मोटाइल सेल है जो स्पर्म है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे सिंपल स्पर्मेटिड बनी थी ना, स्पर्मेटिड। अब इसके अंदर देखो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड एट लास्ट इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्पर्म का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्पर्म को हम डिवाइड करते हैं हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल में। तो हेड में क्या प्रेजेंट होता है, इसका न्यूक्लियस, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। वहीं पे इसके टॉप वाले पार्ट पे, हेड के टॉप वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। फिर हमने पढ़ा नेक। नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, उसमें से एक सेंट्रियोल क्या करता है, यहाँ पे एक्सिल फिलामेंट बनाता है इसके सपोर्ट के लिए। फिर आता है मिडल पीस। मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो इसके एनर्जी का सोर्स है। और इसकी मूवमेंट के लिए क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड
स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट हो जाता है। और देखो कब तक रहता है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है, 70 की एज तक भी चलता रहता है, 80 की एज तक भी चलता रहता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है मेल के अंदर, उसकी कोई ऐसी स्टॉप एज नहीं है कि सेज पे आके स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद लाइफ टाइम चलता है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये बात तुम्हें पता ही है। अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना है, अब अकेले स्पर्म से काम नहीं चलेगा, उसके नरिशमेंट के लिए जो शुगर आएगी, जो अदर न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? ग्लैंड से आएंगे। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जिस फ्लूइड में स्पर्म भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस मिल्की फ्लूइड को और स्पर्म को मिला के क्या बोला जाता है? सीमेन। ठीक है, सीमेन क्या है? ये वो मिल्की फ्लूइड है जिसमें फ्लूइड सिक्रीशन का काम किसका है? प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का। ठीक है, और स्पर्म कहाँ से बन के आया है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बन के आया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। सीमेन में सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है, बाकी जो बचा हुआ 90% है वो ये फ्लूइड होता है बेटा, जो कहाँ से आता है? हमारी एसेसरी ग्लैंड से आता है। पर इजैक्यूलेशन ठीक है, इजैक्यूलेशन मतलब पेनिस से जब इजैक्यूलेट होता है सीमेन, एक इजैक्यूलेशन में अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते बेटा। 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते एक इजैक्यूलेशन में, इतना काउंट नंबर होता है इनका। ठीक है, और सिर्फ स्पर्म बनना ही काफ़ी नहीं है बेटा, उस स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सही से डेवलप होने चाहिए, एक इनकी मोटिलिटी विग्रस होनी चाहिए। अब इतने स्पर्म बने हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ही फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं जिनकी मोटिलिटी अच्छी है। तो विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए इनकी। ठीक है, अब मान लो स्पर्म तो ठीक ठाक बन गए हैं बट उनकी मोटिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, या फिर स्पर्म तो इतने बन गए बट उनकी प्रॉपर शेप साइज नहीं है, ज़्यादातर की अच्छे से स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं किए हैं, तब भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस मिनिमम रहेंगे, इनफर्टाइल होगा वो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म जो है वो बन नहीं पाता है उतने काउंट में जितने काउंट में चाहिए एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसकी वजह से होती है इनफर्टिलिटी मेल के अंदर। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब इनफर्टिलिटी होता है जब कोई बच्चा पैदा करने में सक्षम ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम ना हो, उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। तो मेल में इनफर्टिलिटी के ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो मेल में ये केसेस एज कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा देखे जाते हैं कि स्पर्म का कम बनना, स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी कम होना, या फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही से डेवलप ना होना, प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर ना बनना। तो ये सब कारण हो सकते हैं मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल के अंदर कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म कैसे बनता है, बहुत इजी है, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया है। अच्छा, स्पर्म बनाना है, स्पर्म इज अ गैमेट, तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हमें हमेशा हाफ रखना है, तो उसके लिए कौन सा डिवीजन करवाना है? मियोसिस करवाना है। मियोसिस के कितने फेज करवाने हैं? 2, मियोसिस 1 एंड 2। क्रोमोसोम नंबर हाफ किस में करवाने हैं? मियोसिस 1 में, 2 में हमने सेम रखना है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी सेल्स हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम हाफ है? एक तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, याद रख लेना बेटा, ध्यान रखना कौन कौन सी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम हाफ है, स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम हाफ है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम हाफ है। ठीक है, 2n किस में है? डिप्लॉइड किस में है? स्पर्मेटोगोनिया में 2n क्रोमोसोम है ना। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है। ठीक है, डिप्लॉइड है। तो आई होप स्पर्मेटोजेनेसिस आपको क्लियर हो गए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis जैसे मेल के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस को हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे ही फीमेल में ओवम बनने की प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। ठीक है। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में। फीमेल में oogenesis बेटा प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट नहीं होता है, उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। जब बच्ची अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब वो माँ के गर्भ में होती है, मतलब पैदा होने से पहले ही उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो बच्ची होती है ना, जब वॉम्ब में होती है, जब वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उस दौरान ही उस बच्ची के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। समझे? तो हम पहली चीज यहां पे क्या लिखेंगे, oogenesis starts at embryonic stage in फीमेल फिटस। ठीक है। फिटस इस बच्ची को बोला है बेटा, जो गर्भ में पल रही है ना, या फिर जो बिल्कुल नवजात बच्चा होता है ना, पैदा होता बच्चा होता है, उसको फिटस बोला जाता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस बच्ची के अंदर oogonia बननी स्टार्ट हो गई है। जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनिया बनी थी ना टेस्टिस के अंदर, ऐसे ही इस फीमेल में oogonia बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। इस फीमेल की जो ओवरी है ना बेटा, इस बच्ची की जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर oogonia बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। दूसरी बात, आफ्टर बर्थ मतलब बच्ची की डिलीवरी के बाद, जन्म के बाद और कोई oogonia नहीं बनेगी। जितनी oogonia बननी थी वो जन्म से पहले ही बन जाती है। जन्म के बाद और कोई oogonia बच्ची के अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है। और oogenesis फीमेल में कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ओवरी। ठीक है। सो oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरी। ठीक है। तो अभी ना पहले हम समझते हैं कि बच्ची के जन्म से पहले क्या क्या इवेंट हो जाते हैं बच्ची के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवरी बना लेती हूँ, जैसे ओवरी है। ठीक है। तो ओवरी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो इसका बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर वाला हिस्सा मेडुला होता है। बायोलॉजी में हम यही करते हैं ना, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसके बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स बोल देते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो लेयर होती है, यहाँ पे जो लेयर होती है बाहर की तरफ, इस लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम है ना। जर्मिनल एपिथेलियम बोला तो मतलब जर्म सेल बनेंगे यहाँ पे, और उन जर्म सेल को हमने क्या बोला है, oogonia बोला है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी oogonia बच्ची के अंदर बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। बच्ची के अंदर बहुत सारी oogonia बननी स्टार्ट हो गई है। अब अगली बात सुनो। कमाल की बात यह है कि जो oogonia है, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, ऐसे ही ये oogonia भी डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्राइमरी oocyte बनाना स्टार्ट कर देंगी, जो ये oogonia है। ठीक है। जो ये oogonia है
ये प्राइमरी oocyte बनाना स्टार्ट कर देंगी, और तो और ये अपने आसपास एक लेयर बना लेगी जिसके अंदर ये पैक होंगी, ये जो oogonia है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया में तो ऐसी कोई पैकिंग थी नहीं, लेकिन जो oogonia होती है बेटा वो कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर पैक होती है, तो इनको फॉलिकल बोला जाता है, फॉलिकल। फॉलिकल, ठीक है। जैसे ये जो एपिथेलिया थी ना, यहाँ पे जो ओवरी की जो सेल्स होती हैं अंदर, वो सेल्स यहाँ पे मिलके इसके बाहर एक कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और अब हम इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकल बोलेंगे, फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और इन प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या पड़ी हैं, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है। जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया ने डिफरेंशिएट होके डिवाइड करके क्या बना ली थी, खूब सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ली थी ना, ऐसे ही जो oogonia है वो डिवाइड करेंगी, और डिवाइड होने के बाद दे विल फॉर्म प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो बच्ची के अंदर जितने ये फॉलिकल बनने होते हैं जन्म तक उतने बन जाते हैं, उसके बाद कोई भी फॉलिकल नहीं बनेगा, कोई नई oogonia नहीं बनेगी, कोई नई प्राइमरी oocyte नहीं बनेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि फीमेल में जो oogenesis है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बर्थ के बाद नो मोर oogonia इज एडेड, बर्थ के बाद कोई oogonia ऐड नहीं होती है, वही oogonia डिफरेंशिएट होके प्राइमरी oocyte बना लेती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, वो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर गई थी, डिफरेंशिएट करके उन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो oogonia है ये डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बनाएगी और अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लेगी, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया की तरह नेक्ड नहीं होगी, अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लेगी, तो इसको क्या बोला जाता है, फॉलिकल बोला जाता है। अब हम इनको क्या बोलेंगे, फॉलिकल बोलेंगे। तो उन फॉलिकल में, उन पैकेट में फीमेल का गैमेट बनाने वाली सेल प्रेजेंट है, पैक है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम प्राइमरी oocyte से आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये प्राइमरी oocyte है बेटा, दिस इज प्राइमरी oocyte, ठीक है। कितने क्रोमोसोम है अभी इसमें, 46 क्रोमोसोम है। हद की बात ये है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो गया, मियोसिस प्राइमरी oocyte में स्टार्ट हो गया। देखो सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब अभी बच्ची पैदा भी नहीं हुई है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इतने सारे इवेंट हो गए हैं। मतलब बच्ची की ओवरी ने oogonia बनानी स्टार्ट कर दी है, चलो oogonia तो बना ली थी, कोई बात नहीं, oogonia के बाद प्राइमरी oocyte भी बना ली है, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस भी स्टार्ट हो गया। तो ये तो पता ही है, मियोसिस 1 होगा पहले, है ना, मियोसिस 1 जिसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, बट अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा। अरे अभी तो बच्ची है यार, अभी वो पैदा हुई है, अभी उसके पास प्राइमरी oocyte है, अभी कहाँ से गैमेट बनाने लग जाएगी। मतलब गैमेट बनाने वाली सेल्स तो उसके अंदर देखो डेवलप कर गई है, और वो प्रोसेस भी उसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा कि इस प्रोसेस को तभी कंप्लीट करेंगे जब वो बच्ची थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, जब वो बच्ची थोड़ी प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेगी, तब मियोसिस 1 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो भगवान ने फाइनली यहाँ पे स्टॉप लगा दिया। तो मियोसिस 1 जो है यहाँ पे वो अटक जाती है, मियोसिस 1 आगे बढ़ नहीं पाती है, ठीक है। अगर 9th में आपने पढ़ा हो, मियोसिस की कुछ स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा कि मियोसिस जो है वो यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है। कौन सी फेज में अटक जाएगा, प्रोफेज स्टेज में, प्रोफेज, ठीक है। और ये बच्ची के अंदर कब कंप्लीट होगी, मियोसिस 1 की स्टेज कब कंप्लीट होगी, प्यूबर्टी की एज पे कंप्लीट होगी,
प्यूबर्टी की एज पे जाके कंप्लीट होगी। तो हमें पता है एक प्राइमरी oocyte से कितनी oocyte बनेंगी, 2, पता ही है, 1 से 2 सेल बनेंगी। समझे? तो ये भी पता है हमें जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं मियोसिस 1 में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने एक सेल बड़ी बनाई, एक सेल छोटी बनाई है, बेटा ऐसी ही बनेंगी, अनइक्वल साइज की सेल बनेंगी, ठीक है। तो ये जो छोटी सेल बनी है इसको बोले फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये बात हम जानते हैं कि ये oocyte जितने भी है, चाहे प्राइमरी oocyte है चाहे सेकेंडरी oocyte है, ये ऐसे ही नहीं बन रही है, नेक्ड नहीं बन रही है, इनके ऊपर कवरिंग्स हैं, है ना। ये फॉलिकल की फॉर्म में है, कुछ पैकेट्स के अंदर पैक है। ये जितनी भी oocyte बन रही हैं वो एक पैकेट्स में बन रही है, उनको हमने क्या कहा है, फॉलिकल कहा है। तो देखिए बेटा, जन्म के टाइम पे ये फॉलिकल खूब सारी होती है, मतलब इनका नंबर लैक्स में होता है। एग्जैक्टली आई डोंट नो कि कितने नंबर होते हैं, इनका नंबर लैक्स में होता है। बट प्यूबर्टी की एज तक आते आते ना इन फॉलिकल का नंबर हज़ारों में रह जाता है, 60 to 80,000 फॉलिकल बच जाती है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज तक, ठीक है। जन्म के टाइम पे तो इनमें काफ़ी सारी फॉलिकल होती है बच्ची में, बट प्यूबर्टी की एज तक इनमें जो फॉलिकल का नंबर है वो 60 से 80 हज़ार तक रह जाता है। हर महीने देखिए क्या होता है, जैसे हमें पता है फीमेल के पास कितनी ओवरी है, 2 ओवरी है, 2 ओवरी है, ठीक है। और इन ओवरी के अंदर ही ये फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, इतने सारे फॉलिकल का क्या करना है, जो फीमेल है सही से कितने बच्चे को अपने वॉर्म में रख पाती है, एक बच्चे को सही से नरिशमेंट दे पाती है ना। हालांकि ट्विंस भी हो सकते हैं, बट ऐसा है एक बच्चे को एक बच्चा ही अगर वॉर्म के अंदर रहे तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन सही से मिल जाता है ना। तो हर मंथ कितना एग प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, सिर्फ 1। तो ये जो हजारों फॉलिकल्स हैं ओवरी में, इन हजारों फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही फॉलिकल हर मंथ ओवरी से इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है। वो भी कब रिलीज होगा, जब फीमेल में प्यूबर्टी की एज आ जाएगी, ठीक है। प्यूबर्टी की एज से पहले कुछ नहीं होगा। प्यूबर्टी की एज से पहले अभी सिर्फ क्या पड़ा है इनके पास, प्राइमरी oocyte पड़ा है। प्यूबर्टी से पहले जब वो बच्ची है तो उसमें अभी क्या पड़ा है, सिर्फ प्राइमरी oocyte पड़ा है, ठीक है। मियोसिस 1 कब कंप्लीट हो जाता है, प्यूबर्टी की एज पे कंप्लीट हो जाता है, और फीमेल में सेकेंडरी oocyte बन जाता है। लेकिन रुको, यहाँ पे अभी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, अभी यहाँ पे क्या कौन सी और स्टेज चलेगी, मियोसिस 2, है ना। अभी तो हमने मियोसिस 1 ही कंप्लीट किए हैं, तो सेकेंड जो इसकी स्टेज होगी वो क्या होगी, मियोसिस 2। मियोसिस 2, तो सेकेंडरी oocyte में अगेन मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गई है बेटा, लेकिन ये भी यहाँ पे अटक जाएगी। कौन सी स्टेज पे अटकेगी, अब मेटाफेज, मेटाफेज पे अटक जाएगी। और ये कंप्लीट तभी होगी जब स्पर्म यहाँ पे एंटर करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो oocyte बना है ना, यहाँ जो सेकेंडरी oocyte है, जब बन जाता है सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो ये इन पैकेट से बाहर निकल आता है, इन फॉलिकल से बाहर निकल आता है, उसको चीर फाड़ करके इधर फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है सेकेंडरी oocyte। समझे? देखो, ऊगोनिया उस पैकेट में, प्राइमरी oocyte भी उस पैकेट में, फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte जब बन जाता है तो सेकेंडरी oocyte उस पैकेट को ब्रेक करके कहाँ पे एंटर कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किसके वेट में है, ये स्पर्म के वेट में है। जब यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा ना बेटा, जब यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा तभी इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। ये बात समझ में आई? हर महीने फीमेल में ओवम रिलीज नहीं होता, हालांकि हम बोलते हैं ओवम रिलीज हुआ है, बट एक्चुअल में इट इज सेकेंडरी oocyte जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है,
और ये सेकेंडरी oocyte तभी अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा जब यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा। जैसे ही यहाँ पे स्पर्म एंटर करता है तो ये बना लेता है ओवम। अगेन एक बड़ी सेल बनेगी ओवम और एक छोटी सेल बनेगी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो हम इससे क्या समझे, हम ये समझे कि अगर आप बात कर रहे हो एक oogonia की, जिसको गैमेट बनाना है, जिसको ओवम बनाना है, तो उसमें डिविजन्स, मतलब उसमें oogenesis, फीमेल में oogenesis स्टार्ट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से पहले हो जाती है, लेकिन कंप्लीट कब होती है, जब स्पर्म वहां पे एंटर कर जाते हैं। हर मंथ एक ओवरी से, दोनों से नहीं, किसी एक ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अभी कौन सी स्टेज में अटका हुआ है, मियोसिस 2 में अटका हुआ है, मेटाफेज में। और ये किसकी वेट में, स्पर्म की वेट में। जब स्पर्म यहाँ एंटर कर जाएगा तो सेकेंडरी oocyte के अंदर ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ओवम बन जाएगा, और ओवम बनते ही वो स्पर्म के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना देगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इनकी जैसे जो ओवरी होती है ना, इन ओवरीज की टर्न आती है। जैसे एक महीने राइट ओवरी ने अपना एग रिलीज किया, ठीक है, एक महीने जो ये राइट वाली ओवरी थी, इसके इतने सारे फॉलिकल है, उन इतने सारे फॉलिकल में से कोई एक लकी फॉलिकल को चांस मिलता है अपना oocyte बाहर रिलीज करने का, अपना फॉलिकल मैच्योर करके और इस सेकेंडरी oocyte को फेलोपियन ट्यूब में भेजने का। अगले महीने किसकी बारी आएगी, लेफ्ट ओवरी की बारी आएगी। फिर लेफ्ट ओवरी अपने इतने सारे फॉलिकल्स में से किसी एक फॉलिकल को मैच्योर करती है और उन फॉलिकल्स में से एट लास्ट किसको रिलीज करवाती है, इन oocyte को रिलीज करवाती है। कहाँ रिलीज करवाती है, फेलोपियन ट्यूब में। इसकी बारी खत्म, फिर राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली, और ऐसे करके हर महीने फीमेल में जो ये फेलोपियन ट्यूब है, इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, किसकी वेट में, स्पर्म की वेट में। अगर स्पर्म यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो तभी इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे ओवम बन जाता है, और वो ओवम फिर स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फीमेल में ये जो पूरी प्रोसेस है कि हर महीने सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है स्पर्म की वेट में, तो जब तक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है तब तक वो जो लेडी है वो फर्टाइल है, वो माँ बन सकती है। तो ये जो साइकिल है ना, ये स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट हो जाती है, ये सेकेंडरी oocyte का फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होना और ये सब। तो इसकी एक पर्टिकुलर एज होती है बेटा, 50 साल की एज में ये चीज़ें बंद हो जाती है। 50 साल की एज जैसे फीमेल अटेन करते हैं ना 50 के अराउंड, तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज होना बंद हो जाता है। जैसे मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ टाइम चलता है, लेकिन फीमेल में एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है। फीमेल अपना सेकेंडरी oocyte अराउंड 50 की एज तक ही फेलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती है। ठीक है, तो आई होप आपको oogenesis क्लियर हो गया है। तो हमने क्या कहा, फीमेल में द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, प्यूबर्टी बोलने वाली थी, एट द फिर प्यूबर्टी बोलने वाली। सो oogenesis इन फीमेल स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओवरी में बहुत सारी oogonia बनती हैं, oogonia बनती हैं, और यही oogonia आगे प्राइमरी oocyte बनाना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और इन प्राइमरी oocyte में ऐसा है कि मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाता है बट कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि अभी तो बच्ची है ना भाई वो, और जितनी oocyte बननी होती है जन्म से पहले उतनी बन जाती है। जन्म के बाद कोई नई प्राइमरी oocyte नहीं बनेगी, कोई नई oogonia नहीं बनेगी। तो जन्म के टाइम पे नंबर में लैक्स में होती है, बट प्यूबर्टी की एज तक आते आते इनका जो नंबर है वो कम रह जाता है, 60 से 80 हज़ार के अराउंड इनका नंबर रह जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte तक बात ख़त्म जब बच्ची चाइल्डहुड स्टेज में
जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज अटेन करती है तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे वो बना लेती है सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte जो है, अब हमने पढ़ा चाहे प्राइमरी oocyte है, चाहे oogonia है, चाहे सेकेंडरी oocyte है, सब एक पैकेट्स के अंदर बन रही है और उन पैकेट्स को मिला के इनको फॉलिकल बोला जाता है। कवर्ड होती है, ठीक है, ढकी हुई होती है उनसे, उन फॉलिकल से, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हर महीने ये इस फॉलिकल को ब्रेक करती हुई फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होती है सेकेंडरी oocyte। किसके वेट में? स्पर्म के वेट में। अगर स्पर्म आ जाता है तभी सेकेंडरी oocyte जो है उसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो पाता है और वो वहाँ पे ओवम बना पाती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल, है ना। यहाँ पे एक सेल तो बहुत बड़ी बन रही है, एक बहुत छोटी बन रही है, देखो सीधी सी बात है। फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही एग चाहिए, एक ही एग, वहाँ पे बहुत सारे स्पर्म चाहिए थे क्योंकि हमें पता है स्पर्म बहुत सारे रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही ओवम बनाना है यार, तो सारा का सारा जितना भी खाना पीना ओवम को दे दो, इसको क्या ज़रूरत है, एक ही तो एग रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये छोटी रह जाती है, इसमें इतना इतना फूड मटेरियल होता नहीं है, ठीक है। जितना भी अपना फूड मटेरियल है वो इसी के अंदर आ जाता है और ज़रूरी भी है क्योंकि इसी को चाहिए, इसी से आगे बच्चा डेवलप करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट oogenesis इन फीमेल, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है मेल फीमेल के अंदर। तो डिफरेंस देख पा रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट हो रहा है, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लाइफ टाइम चलता है, जबकि oogenesis की एक लिमिट है ना। oogenesis जो है स्पर्म की एंट्री के बाद पहली बात तो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है एक oocyte में, ठीक है। और ये oocyte भी 50 की एज तक ही रिलीज होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं और चारों फंक्शनल हैं। लेकिन फीमेल में क्या हो रहा है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही फंक्शनल ओवम बनता है। अरे प्लांट में भी तो ऐसा ही हुआ था, प्लांट में भी जो मेगास्पोर मदर सेल थी फीमेल की, उससे 4 मेगास्पोर बने थे और 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए थे, सिर्फ एक काम का बचा था, एक मेगास्पोर फंक्शनल था। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही है, ह्यूमन बींग्स में भी एक ही ओवम बनेगा, एक ही फंक्शनल सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है oogenesis, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अब हमने ये तो समझ लिया है कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर यहाँ पे स्पर्म एंटर कर जाता है तो इसमें कंप्लीट हो जाता है मियोसिस 2 और ये ओवम बना लेती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि क्या होगा कि अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या प्रोसेस चलेगी, ठीक है। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होता है तो एक साइकिल चलती है फीमेल में जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, गैमेटोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।